Hello students, welcome in my next lecture. Students, ये मैं शुरू से आपको बताती हुई आई हूँ कि वर्नर्स ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी की थी और उसमें जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब स्टडी की थी तभी उसने देख लिया था जो उसने कंपाउंड लिया था हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, तभी उसने क्या देख लिया था कि जब वो स्टडी कर रहा था तो उसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि जिन आइसोमेरिज्म शो करते थे। तो स्टार्टिंग से ये तो था कि इनमें कुछ समावयवता टाइप की चीज भी पाई जाती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होती है। बच्चों, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हो कि बहुत फेमिलियर हो इस शब्द से, आइसोमेरिज्म से या समावयवता से। ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हैं कि कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है ये कहलाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। और इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं आइसोमर। ये हम जानते हैं कि किसी भी जो कंपाउंड होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। अब हम क्या कहते हैं कि जो दो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है, अब वो हो सकता है कि उनका फॉर्मूला सेम हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज यदि डिफरेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अलग अलग कंपाउंड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है, भले उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन यदि उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उसका क्या है कि उनका जो स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। हमें देखने में तो ऐसा लगेगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन यदि हम उनकी संरचना देखेंगे तो वो डिफरेंट आएगी। अब ये जो डिफरेंस है वो बहुत मेनली जो है वो दो रीजन से हो सकता है। ठीक है, जब दो रीजन से हो सकता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी जो आइसोमेरिज्म होती है वो भी हम क्या दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म की। हमने किससे निकाला, हम ये निकाला कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कंपाउंड में जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उनको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यही फिनोमिना हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वर्नर ने शुरुआत में भी देख लिया था कि ये कंपाउंड कुछ आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। अब जब उनका डिटेल में देखा गया तो हमने क्या देखा कि भले ये ऐसे कंपाउंड जिनके प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होने चाहिए। अब इसमें जो दो तरीके से हो सकता है, ये स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकता है, ये जो डिफरेंस है कंपाउंड्स का वो दो तरीके से हो सकता है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आइसोमेरिज्म है हमको दो क्लासेस में बांट सकते हैं। पहला है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, जिसमें एटम जो है वो अपने आप में यूनाइट होकर डिफरेंट ग्रुप बना लेते हैं। कोई दो एटम सेम कंपाउंड में दो एटम जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें हो सकता है उसमें एक कंपाउंड में एक तरीके से ग्रुप बना रहे हो, दूसरे कंपाउंड में दूसरे तरीके से ग्रुप बना रहे हो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो उनका सेम हो गया
लेकिन जो उनके दो ग्रुप उन्होंने बनाए हैं उसके कारण उनकी संरचना में अंतर आ जाएगा और इसके कारण इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। दूसरी तरीके की जो आइसोमेरिज्म होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप लोग त्रिविम रसायन भी बोलते हैं हिंदी में। तो त्रिविम रसायन नाम से ही लग रहा है, इनका क्या होगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट है लिगेंड्स का वो इनका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो होगी हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फिर अपन और दो तरीके से हो सकती हैं, वो अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं कि आइसोमेरिज्म के प्रकार देख रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म हमारी दो तरीके की हो गई, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसा कि मैंने अभी आपको नाम बताया कि इसमें क्या होगा, इसमें कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन कोई भी दो जो एटम है उस कंपाउंड के, हो सकता है उसमें एक कंपाउंड में इनका अलग तरीके से अरेंजमेंट हो, दूसरे में अलग तरीके से अरेंजमेंट हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है इसमें स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है उसके कारण होता है। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंस बहुत सारे तरीके से हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे तरीके से अलग अलग हो सकता है, और जिस तरीके से अलग हो सकता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, उस टाइप की एक आइसोमेरिज्म कह देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो तरीका है वो होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। ठीक है, आयनन समावयवता क्या होती है, जैसा कि अभी आपको बताया पहले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें दो तरीके से होते हैं, एक आउटर स्फीयर होता है और एक इनर स्फीयर होता है। इनर स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है और उसकी जो चारों तरफ लिगेंड होते हैं वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जिनको अपन लिगेंड कह सकते हैं। और बाहर जो होते हैं लिगेंड के अलावा जो सिंपल आयन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर होते हैं। अपन कहते हैं कि मेटल आयन और जो लिगेंड होते हैं उनको अपन एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, वो आपका होता है आउटर इनर स्फीयर हो जाता है। और इनर स्फीयर के बाहर जो अपना आउटर स्फीयर होता है उसको उसमें अपन सिंपल आयन लिखते हैं। ठीक है, ये अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शुरू में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके के आइसोमेरिज्म में जो आउटर स्फीयर है वहां के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनर स्फीयर में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनर स्फीयर को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन इनर स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसलिए इसको अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होगा कि कुछ आउटर स्फीयर के आयन इनर स्फीयर में प्रवेश कर जाएंगे और इनर स्फीयर के जो आयन होते हैं वो आउटर स्फीयर में चले जाएंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो आउटर स्फीयर के जो आयन्स होते हैं वो सिंपल एनायन होते हैं, साधारण आयन की तरह बिहेव करते हैं, और वो जब अपन उनको सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आउटर स्फीयर में जो आयन है उसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में आएगी, इससे अपन इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है CONH3 होल 5 SO4Br। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड है इसको अपन क्या कहेंगे, पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ब्रोमीन है ये आउटर स्फीयर में है और इसमें सल्फेट और NH3 ये कैसे है, इनर स्फीयर में है। तो जो आउटर स्फीयर है ब्रोमीन है, जब अपन इस कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब डिसॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक तो ब्रोमाइड आयन आ जाएगा और एक अपने पास पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट आयन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने पास सॉल्यूशन में क्या होगा, ब्रोमाइड आयन होगा। अब अपन इस आयन को क्या होगा,
यदि मान लीजिए ये जो ब्रोमाइड आयन है ये तो किस में आ जाए, इनर स्फीयर में आ जाए, सल्फेट किस में आ जाएगा, आउटर स्फीयर में आ जाएगा। ये आपस में सल्फेट और ब्रोमाइड आयन आपस में अपनी अदला बदली कर लें। अदला बदली करने से क्या होगा, सल्फेट आयन तो आपका इधर देखिए सेकंड वाले में ये आउटर स्फीयर में आ जाएगा और ब्रोमाइड आयन आपका इनर में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि ब्रोमाइड आयन इनर स्फीयर में आता है तो अब ये आयोनाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि अब ये इनर स्फीयर में आ गया, अब ये कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। और सल्फेट आयन क्योंकि अब आउटर स्फीयर में आ चुका है तो ये आयोनाइजेबल होगा। तो अब यदि इस सॉल्यूशन को अपन डिसॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सल्फेट आयन की प्रॉपर्टी आएगी। तो ये दोनों कंपाउंड, ये आपका कहलाएगा पेंटाएमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट और ये कहलाएगा आपका पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, इसमें भी 5 अमोनिया है, इसमें भी 5 अमोनिया है, इसमें एक सल्फेट है, इसमें भी एक सल्फेट है, इसमें एक ब्रोमाइड है, इसमें भी एक ब्रोमाइड है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। इसे क्या कहलाएंगे, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। और इसके एग्जांपल देखिए, आपका ये कंपाउंड है, आपका ये आपका है पेंटाएमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट सल्फेट। इसमें आउटर स्फीयर में सल्फेट है, यानी आपके पास सॉल्यूशन में सल्फेट आयन होंगे और इसमें सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन अपनी अदला बदली कर लेंगे। नाइट्रेट आयन आपका आउटर स्फीयर में आ जाएगा और सल्फेट आयन इसकी जगह इनर स्फीयर में चला जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन इसमें क्योंकि अब नाइट्रेट आयन बाहर है तो आपके पास क्या आएगा, नाइट्रेट आयन आपका सॉल्यूशन में आएगा, सल्फेट आयन नहीं आएगा और इसमें सल्फेट आयन आएगा। सिमिलरली ये है, ये Cl2 और ब्रोमीन ये आपस में अपनी अदला बदली करेंगे। इसे ब्रोमीन आउटर स्फीयर में है और क्लोरीन इनर स्फीयर में है। सेकेंड इसमें क्या होगा, ब्रोमीन आपका इनर स्फीयर में आ जाएगा और क्लोरीन आपका आउटर स्फीयर में आ जाएगा। जब इसको अपन सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्लोराइड आयन मिलेंगे और इसको अपन यदि डिसॉल्व करेंगे तो ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सिमिलरली इसमें क्लोराइड आयन है और ये नाइट्रेट आयन से अपनी अदला बदली कर लेगा। तो क्लोराइड आयन तो क्या होगा, इनर स्फीयर में आ जाएगा और NO2 आउटर स्फीयर में आ जाएगा। तो NO2 आपके पास क्या होगा, इसमें आयन आएगा NO2 और इसमें आएगा क्लोराइड आयन। एंड सिमिलरली इसमें आयोडाइड आयन मिलेगा और इसमें क्लोराइड आयन मिलेगा। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट नाम से ही लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म लगभग आपका कैसा है, वैसा ही है जैसा कि आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आयन आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर में या इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर में आ जाते हैं। इसमें भी यही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है जो कि आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर में आएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल ही इसमें चेंज होगा। इससे इसको अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो या तो ये क्या होगा, आउटर स्फीयर में आ जाएगा या फिर एज ए लिगेंड इनर स्फीयर में रहेगा। जैसे आपका ये है, आपका ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड में 3 तरीके से आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आइसोमर कौन कौन से होंगे। पहला तो है कि यदि अपन इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे तो एक में तो हमें 3 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक में हमें 2 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक में हमें सिर्फ 1 सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी एक कंपाउंड तो 3 सिल्वर नाइट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, एक 2 से और एक 1 से करेगा। तो अपन इस कंपाउंड को 3 तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें तीनों की तीनों क्लोरीन मॉलिक्यूल आपके आउटर स्फीयर में, इसलिए 3 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के दे रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल आपके इनर स्फीयर में सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आप क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट में आप ये देख रहे हैं कि आपका एक वाटर मॉलिक्यूल आउटर स्फीयर में आ गया और यहाँ पे सिर्फ 5 मॉलिक्यूल रह गए वाटर मॉलिक्यूल के। ऐसे इस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक क्लोरीन मॉलिक्यूल किसमें हुआ, इनर स्फीयर में आ गया। इससे आपके पास 2
AgCl के मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि अब आपके पास आउटर स्फीयर में सिर्फ 2 क्लोराइड आयन है। थर्ड वाले में क्या हुआ, एक और वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, आउटर स्फीयर में आ गया, और इस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक और क्लोराइड मॉलिक्यूल क्या होगा, इनर स्फीयर में चला जाएगा। तो 2 क्लोराइड आयन यहाँ हो जाएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ हो जाएंगे। एक क्लोराइड आयन बचा जो कि रिप्लेसेबल होगा, इसलिए एक सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूल मिलेगा। देखने में आपको ये वाला वॉयलेट कलर का होगा, ये लाइट ग्रीन कलर का होगा, ये डार्क ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो ये हमारी हाइड्रेट आइसोमेरिन समवॉट ये किसके बराबर है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बराबर है। नेक्स्ट है हमारी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी बहुलीकरण समावयवता। इसमें क्या है कि इंपिरिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन डिफरेंट होगा। एक्चुअली में ये आइसोमेरिज्म है ही नहीं, ट्रू सेंस में आइसोमेरिज्म है ही नहीं। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ इंपिरिकल फॉर्मूला ही सेम होते हैं लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब अपन ये कह सकते हैं, तो इसमें आइसोमेरिज्म होती क्यों है, क्योंकि इस तरीके के आइसोमेरिज्म में जो कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है बस। क्योंकि यदि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता तो क्या होता कि पॉलीमर बहुलीकरण अपने आप को जो वो है रिपीट करते हैं मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स रिपीट नहीं करते हैं, बस इसमें क्या करता है नाभिकों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है।